नमस्कार दोस्तों। आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पांचवा और आखिरी भाग करने वाले हैं। अब इससे पहले हमने जब फर्स्ट वीडियो की बात करी थी तो वहां पर हमने ये जाना था कि इस चैप्टर को दो भाग में बांटा गया है। पहला तो था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और दूसरा था ईएमआई। तो जो दूसरा वाला भाग था इस पार्ट में हम उसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम की। उसके बाद हम जानेंगे विद्युत जनित्र क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। और उसके बाद इस अध्याय में एक थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है जहां पर हम जानेंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, यानी कि आपके घरों में जो बिजली पहुंचाई जाती है और घरों में जो कनेक्शंस होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को समझते हुए। अब फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है उसको समझने के लिए एक बार याद करते हैं कि जो उनका वाम हस्त नियम था वो क्या था। उनका वाम हस्त नियम क्या था कि करंट यानी कि जो विद्युत होता है और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों की अगर आपको दिशा पता हो तो आप पता लगा सकते हैं कि जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा। अब ये जो दक्षिण हस्त नियम है वो वाम हस्त से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है वो देखते हैं। यहाँ पर बल और विद्युत की जो जगह है वो बदल दीजिए और यही बन जाता है हमारा फिर दक्षिण हस्त नियम। अब इसका मतलब क्या है कि आपको अब बल की दिशा पता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता होगी और उससे आपको पता चलेगा कि विद्युत की दिशा जो होगी वो किस तरफ होगी। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो विद्युत है वो विद्युत हमने नहीं बनाया क्योंकि हमें तो दिशा तक नहीं पता। यानी कि ये जो विद्युत है ये बल लगाने की वजह से खुद बना है। वहीं पे बात आती है विद्युत जनित्र की, जहां पर हम ये समझेंगे कि विद्युत बनता कैसे है। अब इनके नियम को याद रखने के लिए आपको बताया गया था कि सारी चीजें इंग्लिश में याद करनी है। क्यों? चलिए वो देखते हैं। वही हम यहाँ पर हाथ लेके आते हैं, अंगूठा जो कि सबसे बड़ा होता है वो बनेगा फादर, उससे के बाद आता है मदर जो कि उससे छोटा होता है और उसके बाद आते हैं चाइल्ड, बच्चे, जो कि सबसे छोटे होते हैं। थंब हमारा फादर है जिसको हम फोर्स से रिप्लेस करेंगे, मदर को हम मैग्नेटिक फील्ड से और चाइल्ड को करंट से रिप्लेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी कि किस उंगली का मतलब क्या होता है। अब लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जहां पर हमने ये जाना था कि अगर हमारे पास दो मैग्नेट रखे हुए हैं और बीच में कोई वायर है जिसमें हम करंट पास करते हैं, या फिर अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, तो उसमें किस दिशा में बल लगेगा और ये कैसे निकालना है ये बात आपको पता थी। पर यहाँ पर हम जनित्र की बात कर रहे हैं, यानी कि विद्युत बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बल अपने आप नहीं लगेगा, यहाँ पर बल हम खुद लगाएंगे और वो बल कुछ उसी तरीके से लगेगा जैसा कि विद्युत मोटर में लगता था, परंतु यहाँ पर जो बल होगा वो लगाया जाएगा हमारे जनरेटर की मदद से और टरबाइन की मदद से। तो चलिए समझते हैं ऐसा कैसे होता है। दरअसल इस तरीके से जो कॉइल दिख रही है आपको वो घूमती है और उस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण क्या होता है, बिजली बनती है। अब अगर हम इसका डायग्राम देखें तो डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप देखेंगे कि ये डायग्राम वैसा ही है जैसा कि हमने मोटर में पढ़ा था। यहाँ पर जो आप एबीसीडी कॉइल देख रहे हैं उसे घुमाया जाएगा टरबाइन की मदद से। अब हो सकता है कि हम पवन चक्की की मदद लें या फिर पानी की मदद लें या फिर भाप बना के स्टीम की मदद लें, किसी भी तरीके से हम टरबाइन को घुमाएं, पर अल्टीमेटली क्या करना है, जो हमारी एबीसीडी कॉइल है उसको घुमाना है। अब हम ये जानते हैं कि जब भी कोई कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में हिलती है तो उसके अंदर क्या होता है, विद्युत बनता है। तो जैसे ही उसके अंदर विद्युत बनेगा घूमने की वजह से, यहाँ पर जो हमारे वलय लगे हुए हैं और जो ब्रश लगा हुआ है B1 और B2, वो क्या करेगा, वो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो विद्युत बनेगा उसको स्टोर कर लेगा। यहाँ पर तो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है जो कि हमें बस ये बताएगा कि बिजली बनी या नहीं बनी, परंतु वास्तव में हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की जगह बड़े बड़े बैटरी लगाते हैं और वहां पर हम बिजली को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो विद्युत जनरेटर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारे घरेलू परिपथ होते हैं वहां पर वायरिंग यानी कि तार कैसे लगाए जाते हैं। अब दो मेन तार होते हैं, एक होता है रेड कलर का और एक होता है काले रंग का। जो लाल कलर का तार होता है उसे हम कहते हैं विघुन्मय तार। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत होता है बहुत ही उच्च वोल्टेज का। और जो काला वाला तार है ये उदासीन तार होता है, इसमें 0 वोल्ट का करंट होता है, यानी कि इसमें विद्युत नहीं होता। अब जैसा कि हम जानते हैं
करंट को यानी कि विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पोटेंशियल चाहिए होता है यानी कि वोल्टेज चाहिए होती है। तो वोल्टेज में डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विघुन्मय तार है वो 220 वोल्ट का होता है और उदासीन तार 0 वोल्ट का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 220 वोल्ट का। यानी कि अगर हम इन दोनों तार को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इनके बीच में विद्युत प्रवाहित करेगी। तो इनकी मदद से हम विद्युत को लेकर आते हैं घरों में। परंतु इन दोनों वायर के अलावा एक वायर और होती है जो कि होती है हरे रंग की। इसे कहा जाता है भूसंपर्क तार। अब जहाँ पे लाल और काली वायर जो होती है वो हमारे बिजली ऑफिस से जुड़ी हुई होती है और उनकी मदद से हमारे पास करंट आता है। परंतु ये जो हरी वाली तार होती है ये सिर्फ हमारे घर में होती है। और इसका काम क्या होता है? ये जितने भी घर की चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती है और उसके बाद हमारे घर के नीचे ज़मीन के अंदर दबी हुई होती है। आप सभी ने अर्थिंग नाम तो सुना ही होगा। अर्थिंग का क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी चीज को टच करते हैं तो आपको एक बहुत हल्का सा झटका लगता है, उसे हम नॉर्मली अर्थिंग बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? जब भी हम जो बाकी दोनों तार है उसका इस्तेमाल करके कोई अप्लाइंसेस चलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पुराना टीवी हो गया या कोई सी भी चीज़, तो पहले क्या होता था, उनको टच करने पे हमें अर्थिंग लगती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो करंट होता था वो कुछ करंट जो हमारा अप्लाइंसेस है उसकी बॉडी के ऊपर आ जाता था और जैसे ही हम उसे टच करते थे तो क्योंकि बॉडी के ऊपर ज़्यादा वोल्टेज है और हमारी बॉडी तो 0 वोल्ट की होती है, तो क्या करता था, बॉडी से जो करंट होता था वो हमारी बॉडी में आ जाता था। अब क्या किया जाता है? भूसंपर्क तार लगाई जाती है। जो आपने देखा होगा हमेशा 3 प्लग होते हैं। नीचे वाले जो 2 होते हैं वो एक तो विघुन्मय तार होता है और दूसरा उदासीन तार होता है। जो मोटा वाला प्लग होता है वो भूसंपर्क तार का होता है। वो क्या करता है, अप्लाइंसेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा विद्युत होती है उसको वहां से लेके जमीन के अंदर डाल देता है। तो इससे क्या होता है, अब अप्लाइंसेस की बॉडी पे कोई भी करंट नहीं है, तो अगर आप उसे टच भी करेंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो भूसंपर्क तार का ये काम होता है। अगर हम इसे ना लगाएं तो भी अप्लाइंसेस काम करेगा, परंतु इसे न लगाना सेफ्टी वाला काम नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि कनेक्शन किस तरीके के होते हैं। दरअसल हमारे घरों में 2 अलग अलग पृथक परिपथ होते हैं जो विद्युत की आपूर्ति करते हैं। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। दरअसल कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, हमारा एसी हो गया, उनको बहुत ज़्यादा विद्युत चाहिए होता है। तो इसके लिए एक अलग तार होती है जो थोड़ी मोटी होती है और इसमें 15 एम्पेयर तक का करंट होता है। वहीं पे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा पंखा हो गया, हमारा ट्यूबलाइट हो गया, तो इनको ज़्यादा विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। तो इनके लिए एक पतली वायर वाला करंट होता है जिसके अंदर 5 एम्पेयर का करंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा बिजली ऑफिस है वो 15 एम्पेयर का करंट अलग से भेजता है, 5 एम्पेयर का अलग से भेजता है। दरअसल वो तो बहुत बड़े अमाउंट में करंट भेजता है। वहां पर एक चीज इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है ट्रांसफार्मर। ये 2 तरह के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। ये क्या करते हैं, विद्युत के अमाउंट को बदलते हैं, जैसे कि 15 एम्पेयर का बनाना या 5 एम्पेयर का बनाना। तो उनका काम क्या होता है, करंट की क्वांटिटी और पावर को चेंज करना। तो इन ट्रांसफार्मर की मदद से हमारे घरों में 15 एम्पेयर और 5 एम्पेयर के 2 अलग अलग परिपथ बनाए जाते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कनेक्शन किस तरह का होता है। तो ये है एक डायग्राम हमारे घरों में कनेक्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भूसंपर्क तार है उसको थोड़ा अलग दिखाया गया है क्योंकि ये सिर्फ हमारे घर में होती है। इसका बिजली ऑफिस से या जहाँ से बिजली आ रही है उससे कोई कनेक्शन नहीं होता। अब विघुन्मय तार और उदासीन तार सबसे पहले मिलती है हमारे फ्यूज बोर्ड से। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजली को बहुत बड़े अमाउंट में भेजा जाता है ताकि बिजली लॉस ना हो, परंतु हमारे घर में कम बिजली चाहिए होती है तो उसको ट्रांसफार्मर की मदद से फिर कम किया जाता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसफार्मर काम ना करे और बहुत सारी बिजली हमारे घर में आ जाए, तो उससे क्या होगा, अचानक से ही सारे के सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आग लग सकती है। तो इसलिए विघुन्मय तार में जो करंट होता है उसको पहले फ्यूज से पास किया जाता है। अब अगर ज्यादा करंट आएगा तो फ्यूज टूट जाएगा और उससे क्या होगा, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आना ही बंद हो जाएगी। तो इससे हमारे अप्लायंसेस भी बचे रहेंगे और कुछ खतरा भी नहीं होगा। जो हमारा उदासीन तार होता है उसको फ्यूज से नहीं जोड़ा जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उदासीन तार में तो विद्युत होता ही नहीं है, यानी कि वो 0 वोल्ट का होता है, तो उससे कोई खतरा नहीं होता। अब जो हमारा सबसे पहला है फ्यूज, उसके बाद आता है विद्युत मापी। विद्युत मापी का काम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये इस चीज को मापता है कि हमने कितना विद्युत का इस्तेमाल किया है, जिससे अंत में हमारे घरों में बिजली का बिल दिया जा सके और हमें पैसे भरने पड़े। अब इसके बाद काम आते हैं वितरण बॉक्स।
इसमें क्या होता है, मेनली जो स्विच वगैरह लगे होते हैं ये उनका काम है, यानी कि पंखे का स्विच अलग होगा, ट्यूबलाइट का अलग होगा और फ्रिज का अलग होगा, ताकि आप सारी चीज़ों को अलग अलग कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद हमारा आता है फाइनली अप्लायंसेस। अब जितनी भी अप्लायंसेस होते हैं घरों में वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि एक तो हमारे सारे अप्लायंसेस को एक ही वोल्टेज चाहिए होता है और सेम वोल्टेज किस में होता है, हमेशा पैरेलल कनेक्शन में। उसके अलावा एक और दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि मान लीजिए अगर आपने सारी चीज़ें सीरीज में लगा दी, तो सीरीज में अगर सारी चीज़ें लगी हुई हैं और मान लीजिए ट्यूबलाइट ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, क्योंकि ट्यूबलाइट अब काम नहीं कर रही, इसका मतलब ट्यूबलाइट से आगे करंट जाएगा ही नहीं। तो ट्यूबलाइट के बाद जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं, भले ही वो काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो काम करना बंद कर देंगे। तो सीरीज में ये होता है कि अगर एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दें तो सारे अप्लायंसेस से काम करना बंद कर देते हैं। तो ये दो रीज़न है मेन जिसकी वजह से हम घरों में सारे कनेक्शन हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो होपफुली आपको घरेलू परिपथ समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या जाना। इस वीडियो में हमने बात करी सबसे पहले तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम की, जहां पर हमें यह पता चलता है कि बल किस दिशा में लगेगा। उसके बाद हमने बात करी विद्युत जनित्र की, जहां पर हमने जाना कि विद्युत किस तरीके से बनता है। और फिर अंत में हमने बात करी घरेलू विद्युत परिपथ की। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।